Hello dear students, my name is Priyanka Meena from Kendriya Vidyalaya Rajgarh. I welcome you in this video. In this video, I am going to discuss about our first book's chapter, the Constitution. Indian Constitution we are going to discuss in this video. हम इस वीडियो में अपनी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम शुरू करते हैं. सबसे पहले आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो आपकी स्लाइड पे नज़र आ रहा है. जो फ़ोटो है वो आपके भारतीय संविधान की एक फ़ोटो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ोटो है जो ओरिजिनली बनाया गया था. उसका कवर पेज है जो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके बारे में हमें इस वीडियो में जानना है. और आपकी जो फर्स्ट बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें आपको इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है. उस कड़ी में ये सबसे पहली आपकी वीडियो है. तो शुरू करते हैं. भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार का पहला पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान. भारतीय संविधान के लिए जैसे कि हम अगर हिस्ट्री के लिए जाएं सबसे पहले, या फिर हम थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के लिए डिस्कस करें कि संविधान क्या है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, संविधान क्या है, क्यों बनता है संविधान. तो सबसे पहले है संविधान. अगर हम जनरल टर्म्स में देखें तो संविधान ऐसा विधान जो अच्छा हो और जो विधान के साथ हो. इसके साथ ही दूसरी चीज़ है कि संविधान का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उस पर शासन कर सकती है. अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें या फिर हम भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहें या फिर संविधान का हम जनरल टर्म देखना चाहें, तो संविधान एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है. और दस्तावेज में क्या होता है कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे होती है, लिखी होती है, या फिर हो सकता है कि उसमें कोई चीज़ लिखी भी ना हो, पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जनरल टर्म्स में जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जिसमें बहुत सारी ग्रुप्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कुछ लॉज का, और जो रूल्स होते हैं, जो नियम और कानून होते हैं, उनका एक समुच्चय होता है, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, जिसकी वजह से किसी राज्य का, किसी देश का जो है वो क्या होता है, शासन होता है. Constitution is a document that contains a group of rules and laws by which a state is governed. इसका मतलब है कि भारत का जो संविधान है, भारत देश को शासन करने के लिए, उसके शासित होने के लिए जो भी नियम और कानूनों का समुच्चय है, उसको हम भारतीय संविधान कहते हैं. अब भारतीय संविधान के अंदर मतलब है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है स्टेट. स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं या फिर हम सब्जेक्ट के तौर पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जनरली स्टेट के साथ में हम ले लेते हैं एक देश को. स्टेट का मतलब है कि एक ऐसा देश, एक ऐसी भौगोलिक क्षेत्रफल जिसमें राज्य होता है या फिर शासन होता है. उस शासन को संचालित करने के लिए जो नियम और कानूनों का संग्रह है, समुच्चय है, उसको हम कहते हैं हमारा संविधान. स्टेट बनने के लिए कुछ ऐसे तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला है कि उसके पास एक किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी बॉडी को स्टेट बनने के लिए ज़रूरी है उनके पास ज्योग्राफिकल टेरिटरी होना, उनके पास भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए. दूसरी चीज़ है वहाँ की पॉपुलेशन होना चाहिए, जनसंख्या वहाँ पे होनी चाहिए. तीसरी चीज़ है जो सरकार होनी चाहिए. अगर पॉपुलेशन है तो उनको गवर्न करने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है सरकार हो. और चौथी चीज़ है संप्रभुता या फिर सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी का मतलब है कि उस चीज़ में, उस भौगोलिक क्षेत्रफल पे, उसमें रहने वाली जनता पर सरकार द्वारा अगर कोई फैसला लिया जाता है तो वो स्वतंत्र रूप से लिया जा सके, फ्रीली लिया जा सके, किसी और के निर्णयों के अनुसार या फिर किसी के अंडर रह के हम किसी डिसीजन को नहीं लेते हैं. उस चीज़ को हम बोलते हैं कि हम सॉवरेन हैं, हम संप्रभु हैं, हम एकदम अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं. इसके साथ में ही जो स्टेट है, स्टेट का मतलब अभी हम जब इस वीडियो में यूज़ करेंगे तो स्टेट का मतलब एज अ इंडिया, एज अ नेशन, एज अ कंट्री हम लोग उसको अभी बताएंगे, उसके बारे में यूज़ करेंगे, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके. अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान होता है
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि संविधान जो डॉक्यूमेंट है वो हर चीज़ लिखी जाए या फिर एकदम पूरा सब कुछ उस पर लिखा जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि संविधान में वो चीज़ लिखी नहीं जाती हैं पर फिर भी संविधान होता है। संविधान का मतलब है कि भाई डॉक्यूमेंट है जिससे किसी तरह से आप लोग क्या करते हैं, उस देश का शासन चलता है। तो डिफरेंसेस यहाँ पर है, एक तरह का होता है जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा तरह का एक संविधान होता है जिसमें हम लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान का हम अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो उसमें सबसे बड़ा आपका एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया के साथ में आप उसमें अमेरिका ले सकते हैं, कनाडा ले सकते हैं। इसके साथ में जो दूसरा तरीका है या फिर दूसरा टाइप है वो है आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं अलिखित संविधान, जिसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो आपको मिलेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं जनरल टर्म्स में। तो ब्रिटेन में भी क्या है, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकायदा लिखा नहीं गया है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो हम एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आगे पूरा चैप्टर आपका डिपेंड करता है। तो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इनेक्टेड है। इनेक्टेड होने का मतलब है उस चीज़ को किसी तरह से अधिनियम बना के, उसके बारे में डिस्कशन करके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के पूरा डिस्कशन किया गया है। बहुत सारी कमिटीज़ बैठी थी और वो सब बैठ के क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इनेक्टेड होना, अधिनियमित होना। इसके अलावा दूसरा जो, अगर हम साइड में अनरिटन का भी लेके चलें, वेरस जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है इवॉल्व होना। उसको इवॉल्व किया जाता है, मतलब उसको बस प्रक्रिया में लेके आ जाया जाता है। उसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बनता है, नियम नहीं बनता है, संविधान सभा ज़रूरी नहीं है बने ना बने, तो वो इवॉल्व होता है, उसको बस अपनाया जाता है, लगा लिया जाता है। फिर दूसरा जो डिफरेंस है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर आप कहें जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या फिर जो अदर लॉज होते हैं उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर संवैधानिक के जो नियम हैं वो हमारे पर्सनल लॉज से अलग हैं, जो हमारे नागरिक अधिकार हैं, नागरिक कानून हैं, उनमें अलग चलता है। और जो संवैधानिक जो हमारे कानून हैं, उन कानूनों में क्या है, एक विभाजन पाया जाता है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब चाहे पार्लियामेंट ने उनको दिया हो, चाहे संविधान में लिखा हो, या फिर किसी और तरह के नियम कानून हो, वो सब इक्वल रहते हैं, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं रहता है, कोई अंतर नहीं रहता है। वहीं रिटन में थर्ड पॉइंट आपका ये है, रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है, रिजिड का मतलब क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। रिजिड मतलब जटिल, या फिर फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, और दोनों। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ रिजिड है तो उसमें चेंज करना मुश्किल होता है, अलग अलग प्रोसेस अपनानी पड़ती है, थोड़ा कठिन प्रोसेस होता है उसके लिए। और फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उसमें चेंजेस आसानी से हो सकते हैं और उसमें बहुत बड़ी या फिर कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। और बोथ का मतलब है कि वो दोनों हो सकता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, मिक्स है दोनों का, जिसमें कुछ पोर्शन हमारे ऐसे हैं जिनमें हम ईजीली चेंजेस कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। अमेंडमेंट करने का मतलब उसमें प्रोसेस जो है बहुत हार्ड है प्रोसेस। इसके अलावा जो आपका है डिफरेंस, नेक्स्ट है नेसेसरीली फ्लेक्सिबल। जो अनरिटन है उसमें क्या होगा कि आवश्यक तौर पे वो फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा। अब लचीला होने का मतलब है उसमें चेंजेस, क्योंकि लिखा तो गया नहीं है उसमें कुछ भी। अब जब लिखा ही नहीं गया है कोई चीज़, तो रिकॉर्ड नहीं रहेगा इतने अच्छे से, तो हम उसमें क्या चेंज करेंगे। तो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से, समय के अनुसार उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो जुडिशरी एंजॉयज वाइड पावर्स। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनके अंदर क्या होता है, संविधान के द्वारा ये पूरी शक्तियाँ न्यायपालिका को दी होती है, और जुडिशरी उसमें क्या करती है, उसके पास में अपनी बहुत सारी पावर होती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। वहीं जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि कुछ लिमिटेड रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो बाकी और भी लॉज के थ्रू चलती हैं, वो लॉज भी कहीं ना कहीं गवर्न करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए जुडिशरी जो है उसके पास में लिमिट्स होती हैं, पावर की होती हैं, कुछ ना कुछ सीमित शक्तियों का वो आनंद लेता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, वो है यूनिटरी और फेडरल। अब यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक, और फेडरल का मतलब होता है संघात्मक।
तो इसका मतलब सबसे पहले क्या है कि यूनिटरी फेडरल, ये यूनिटरी भी हो सकते हैं जिसमें रिटर्न है, और जिसमें वो फेडरल भी हो सकता है। यूनिटरी का मतलब है एकात्मक होना, यानी कि एक सदन होना या फिर एक ही लेवल की गवर्नमेंट होना। और फेडरल का मतलब होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में है कि वो फेडरल होने का मतलब है संघात्मक सरकार है, राज्यों में अलग सरकार है और केंद्र सरकार अलग है। तो इन दोनों के बीच में इसमें डिफरेंस था। वहीं जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे क्या होता है, जनरली यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट वहाँ पे होती है, एकात्मक सरकार होती है जनरली। वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। ये हमने डिफरेंस देखा। अब इस डिफरेंस के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत होती क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत है एक संविधान होने की। तो सबसे पहले आपका संविधान अगर आपके पास में, जैसे इंडिया है, 1947 से हम लोगों ने बनाना शुरू किया, 46 से हम लोगों का बनना शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, 9 दिसंबर 1946 से। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक की डेट में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा है, और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमें कहीं ना कहीं गवर्न करता है, हमें शासन चलाने के लिए अलग अलग तरीके बताता है। तो सबसे पहले कि हमें क्यों ज़रूरत है, तो सबसे पहला आपका पॉइंट है, जो पॉइंट आपका है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो है आपके और जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। ये मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगेस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, समाज के बीच में जितने लोग हैं उनके बीच में सहयोग और समन्वय स्थापित करता है, ताकि सब लोग इक्वल रहें। क्योंकि आप जानते हो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं, कपड़े पहनावा खान पान सब बहुत अलग है, पर फिर भी हम सब साथ में रहते हैं। तो वो सब साथ में रह सकें उसके लिए ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन बढ़े, सहयोग बढ़े, समन्वय लोगों के बीच में बढ़े। तो वो कब किससे बढ़ेगा, जब हमारे पास संविधान होगा और वो एक समान सभी पे लागू होगा। दूसरा हमें जो ज़रूरत होती है हमारे संविधान की, वो है ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें डिसीजन जो है, जो डिसीजन पावर है वो प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग ऑफ पावर ऑफ सिटीजन है, सोसाइटी है, मतलब हमारे पास कुछ डिसीजन हमें खुद लेने हैं, कुछ डिसीजन गवर्नमेंट को लेने हैं। तो वो पावर कौन प्रोवाइड करता है, हमें पावर संविधान प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम लोगों को संविधान की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ ऐसा लिमिटेशंस इस पे इम्पोज कर सकती है। इम्पोज मतलब कि है कि जो गवर्नमेंट कुछ सिटीजन्स जो है हमारे ऊपर, हम सिटीजन्स पे, हम नागरिकों पर कुछ ना कुछ लिमिट्स लगा सकती है। और वो लिमिट्स कहाँ लिखी हुई हैं, वो संविधान में लिखी हुई हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान लिमिटलेस रहेगा, या फिर आप कहें कि कोई ऐसी चीज़ें जिसमें कोई लिमिट ही ना हो, तो हो सकता है कि वो उसका मिसयूज़ करे, पावर का मिसयूज़ हो। तो पावर का मिसयूज़ ना हो, लोगों के बीच में जो हार्मनी है, जो एक समानता है, एक रास्ता है, वो चीज़ खराब ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी में क्या हो, उनके पास में संविधान हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इसलिए भी होती है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके अंदर जितनी भी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनसे डील करने के साथ साथ में जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को एक संविधान पूरा कर सके। अब इसमें पूरा करने का मतलब क्या है, हमारे कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, कुछ ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं, या फिर आप कहें पूरे देश के लिए ऐसी अपेक्षाएं हैं जो ज़रूरी हैं, जिनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, हम देख सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि शिक्षा का अधिकार हमारे पास रहे, हम चाहते हैं कि हमें, जिसको हम अपना बेसिक नीड्स बोलते हैं, हम मूलभूत आवश्यकताएं बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान, अब आजकल उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी जुड़ गया है। तो उन सब की जो एस्पिरेशंस हैं उनको गवर्नमेंट फुलफिल कर सके, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास संविधान हो। अब गवर्नमेंट के अंदर हमारे कुछ 3 ऑर्गन्स को हम लेते हैं। 3 ऑर्गन्स आप पहले भी 9th-10th की कक्षा में पढ़ चुके हैं ये चीज़। 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जहाँ पे इसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, लेजिस्लेचर जिसको हम विधायिका बोलते हैं, और जुडिशरी जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। आपको पता है कोई भी नियम जो कानून बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेचर बनाती है, जो विधायिका है वो कानून का निर्माण करती है, और विधि का निर्माण करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है, या फिर आप कहें जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस
उसको इम्प्लीमेंट करवाने की, उसको व्यवहार में लाने की, वो करता है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। और ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है या फिर आप कहें जो विधि बन के तैयार हुई है वो सही है नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करती है जुडिशरी, या फिर हम कहें जो न्यायपालिका है वो ये देखती है कि सही से सब कुछ बना है या नहीं बना है, इसमें कोई तरह की कमी तो नहीं है। और इस कमी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान का कुछ हनन हो रहा हो, संविधान की जो सीमाएं हैं, संविधान के ऊपर जो उसकी गरिमा है, जो पहचान है, उसको कहीं खतरा हो। ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी की, जो कहीं ना कहीं संविधान के थ्रू हमें दे रखा है। इसीलिए भी हमें संविधान की जरूरत होती है कि इन शक्तियों को, इन तीनों सरकार के अंगों को अपनी अपनी शक्तियों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, अच्छे से एंजॉय करने के लिए, फुलफिल करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता है। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है, हमें क्यों ज़रूरत होती है संविधान की, वो है इट गिव्स अ मॉरल आइडेंटिटी। ये हम लोगों को क्या देता है? एक पहचान देता है। पहचान का मतलब है कि अगर हमारा संविधान बन रखा है तो हम क्या बोलते हैं, हमें संविधान में लिख रखा है कि हम किसके नागरिक होंगे। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत जो है प्रांतों का या राज्यों का संघ है। तो संघ का मतलब क्या है? और संघ के अंदर हम बने हुए हैं, हम नागरिक हैं, तो हम लोग उस देश के, हमारी राष्ट्रीयता क्या है? हमारी राष्ट्रीयता है जब हम भारतीय हैं। हम जब कभी कभी कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, ये हमें किसने प्रोवाइड करी? ये हमें जो मॉरल आइडेंटिटी दी है, जो नैतिक हमारी पहचान हमें प्रोवाइड करी है, वो किसने प्रोवाइड करी है? वो हमको संविधान ने प्रोवाइड करी है। और संविधान प्रोवाइड करे, इसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास संविधान हो। इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो संविधान है वो ओवरऑल एक ऐसी मैकेनिज्म है, या फिर आप कहें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी सोसाइटी को अच्छे से प्रॉपरली रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए ज़रूरत होती है। इसके साथ ही हमें जो संविधान होता है वो सोसाइटी को समान बनाता है, पहचान दिलाता है, इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में अब ये मुद्दा आता है कि भारत का जो संविधान था वो कैसे बना और किसके द्वारा बनाया गया, क्या प्रोसेस था कि अभी भारतीय संविधान, जिसको हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, क्यों बना, कैसे बना और किस तरह से बना, किसके द्वारा संविधान बनाया गया, किस तरह का प्रोसेस रहा, वो सब हम अभी इस वीडियो में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भारतीय संविधान है, भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बनाया गया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। संविधान सभा एक बनाई गई थी भारत के संविधान बनाने के लिए, और उसके तहत हम लोगों का जो संविधान है वो तैयार हुआ था। जो भारतीय संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि संविधान सभा भारत को रिप्रेजेंट करेगी, भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, इसीलिए ज़रूरी है कि भारत के ही मेंबर्स जो हैं, भारत के लोग हैं, वो ही क्या बनाए, हमारा भारतीय संविधान। क्योंकि जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रही थी, या फिर आप कहें हम पर शासन कर रही थी, हम उसके गुलाम बने हुए थे, औपनिवेशिक देश थे हम लोग, तो उस टाइम पे भी हम लोग चाह रहे थे कि हमें स्वतंत्रता मिले, हम अपना शासन खुद कर सकें, स्वराज हमको मिले। इसी के साथ हमने कोशिश करी, और उसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मुलेट करी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी थी वो 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी थी, और अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं के ही नेतृत्व में बाद में जाके जब आज़ादी मिल जाती है हमें, तब हमारी जो वास्तविक सरकार है वो भी बनती है। वही उस टाइम पे भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जो अंतरिम सरकार होती है, अंतरिम सरकार मतलब इंटरिम गवर्नमेंट, जो फाइनल गवर्नमेंट बनने से पहले या फिर बहुमत के साथ बनने वाली गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक, कुछ टाइम के लिए रहती है, परमानेंट नहीं होती है, या फिर पूरा कार्यकाल के लिए नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के थ्रू बनता है। और उससे पहले क्या हुआ था, 1946 में एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने एक प्लान दिया था कि भाई आप लोग क्या करो, ठीक है हम एक प्लान देते हैं आपको, और इस प्लान के थ्रू आप क्या करोगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए। तो हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को माना और कहा कि ठीक है, कैबिनेट मिशन ने जो प्लान हम लोगों को फॉर्मुलेट करके दिया था वो कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग था, इसलिए हमने उस चीज़ को फॉलो किया। और उसके साथ साथ में हमने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, संविधान सभा बनाई हमने। सबसे पहले जो आप कहें कि संविधान सभा का विचार कहाँ से आया, तो 1934 में M.N. रॉय जो थे वो एक
बहुत अच्छे मतलब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1934 में सबसे पहले इसकी मांग की गई थी, लेकिन वो अलग बात है कि उस समय पे नहीं बन पाई थी। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने इस चीज़ की डिमांड बढ़ाई और फिर 1946 में ये डिमांड मान ली गई। ये मांग को पूरा किया गया, जिसमें 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है। और फर्स्ट मीटिंग होने का मतलब है कि संविधान सभा की पहली जो मीटिंग होती है उसी टाइम पे ये बना लिया गया था कि संविधान जो होगा वो कैसे बनेगा। वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी, और असेंबली के अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे ये किसने डिसाइड किया था? ये कैबिनेट मिशन के थ्रू कैबिनेट प्लान ने ये ऑलरेडी डिसाइड करके दिया था कि हमारे कितने मेंबर्स होंगे, कितने एरिया होगा, कितना किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उसमें सबसे पहले जो थे 389 टोटल मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बनने थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में कि आपको कितने मेंबर्स थे उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बनने थे। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 389 मेंबर्स को नियुक्त करना था, उनको अपॉइंट करना था। इसके अलावा इनमें इनको भी फर्दर अगर हम तोड़ के देखें तो सबसे पहले 292 मेंबर्स ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आने वाले जो क्षेत्र था, एरिया था, उससे डायरेक्ट आ रहे थे, और 4 कमिश्नर एरिया से आ रहे थे। और 93 जो मिनिमम सीट्स थी वो अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट्स को हम बोलते हैं देसी राजा रजवाड़े या फिर देशी रजवाड़े जिसको हम बोलते हैं, उनको 93 सीट्स दी गई थी। अब इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि इंडिया जो था कहीं ना कहीं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा था प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया का मतलब है जहाँ पे लगभग डायरेक्टली हर चीज़ जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश कंपनी है, वो डायरेक्ट क्या करती थी? रूल करती थी। जहाँ पे ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली रूल करती थी उसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं, जहाँ से 292 सीट्स आई थी। और 93 सीट्स वहाँ से आई थी जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, जिनको हम देसी राजा रजवाड़े बोलते हैं। और देसी राजा रजवाड़े जो थे इनमें डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती थी पॉलिसीज़। यहाँ के जो हमारे खुद के राजा थे, जो रानियाँ थी, वो उस चीज़ को देखती थी फिर इम्प्लीमेंट करती थी। इसको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, जब कैबिनेट मिशन जब भी बन के रेडी हुआ तो उन्होंने ये चीज़ कही कि जो हमारे भारत है उसको हम ऐसा करते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 एरियाज़ में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो 3 मेन जो आप कहें कम्युनिटीज़ थी, समुदाय बांटे गए थे, वो थे आपके मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल। जो मुस्लिम और सिख में नहीं होगा वो होगा क्या? आपका जनरल। तो 3 इस हिस्सों में बांटा गया। इनके हिसाब से क्या किया गया? गणना की गई, और गणना करने के बाद में फिर लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें कहीं ना कहीं जो उनका पोर्शन था जनसंख्या का पॉपुलेशन में, उसके बेसिस पे उन लोगों को सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो असेंबली जो थी वो असेंबली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट वोट नहीं किया था। हमने जो गवर्नमेंट बनाई थी, जो सरकार इंटरिम गवर्नमेंट को हमने चुन के भेजा था, उस गवर्नमेंट में से बनने वाले लोग ही आगे अपॉइंट हुए थे। और वो अपॉइंटमेंट के साथ में क्या था कि कोशिश ये की गई थी कि भाई जो सरकार बना रही जा रही है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जा रही है वो अच्छे से काम करे। उसमें सारे जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग हैं, वो सब एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने की कोशिश की गई। रिप्रेजेंटेटिव बनाने का मतलब है कि जिसको हमने इलेक्ट करके भेजा है अंतरिम सरकार में, उन लोगों ने, उन सांसदों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे हैं ताकि वो उस पर डिस्कशन करें, उनके बारे में बात विचार करें, ताकि एक अच्छा संविधान हमारे पास में बन के रेडी हो जाए, जिससे कि क्या हो, हमारा संविधान जो है एक अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कि हमारे संविधान सभा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं या फिर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको हमें याद करना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 मार्क कभी कभी 1 मार्कर में पूछ लेते हैं ऑप्शंस देके, क्योंकि अभी आपका टर्म 1 MCQ बेस है तो उसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग ये पॉइंट्स को याद रखें। तो सबसे पहले है इसमें कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, जो संविधान सभा थी, उसके अंदर 8 कमिटियाँ थी, 8 समितियाँ थी, 8 कमिटीज़ थी, मेजर 8 कमिटीज़। बाकी छोटी छोटी कमिटीज़ भी थी जो बड़ी कमिटीज़ को हेल्प करने के लिए बनाई गई थी, पर मेनली जो आपकी थी वो 8 मेजर कमिटीज़ थी। उन मेजर कमिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर आप कहें जिसको हम बहुत इम्पॉर्टेंस मानते हैं, वो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम बोलते हैं
ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या बोलते हैं हम? प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के जो हेड हैं या फिर आप कहें जो अध्यक्ष थे, वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि वो विधि के बहुत अच्छे एक तरह से ज्ञाता थे और विधि के साथ साथ में वो बहुत अच्छे एक चीज़ों को समझदार भी तरह से करते थे, इसलिए उनको ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर बनाया गया, उसका हेड बनाया गया। फिर उसके बाद में ये चीज़ भी कही गई थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है। और उस टाइम पे क्या होता है कि एक परंपरा थी कि जो हमारे सबसे वरिष्ठतम या फिर आप कहें जो सबसे सीनियर मोस्ट उस टाइम पे मेंबर थे, उनको उस टाइम के लिए परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। परमानेंट या फिर कहें कि आप अस्थायी जो सदस्य थे या फिर अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो बना दिया गया था। वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वो एक तरह से नॉन परमानेंट मेंबर आप कह सकते हो। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था क्या? परमानेंट मेंबर बना दिया गया था, क्योंकि वो बाद में जाके इलेक्ट हो गए थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ये चीज़ कही गई थी कि जो इंडिया होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरेन होगा, रिपब्लिक होगा। इसका मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा, संप्रभु संपन्न होगा और गणतंत्रात्मक देश होगा, जिसमें ये भी कही गई थी कि भारत के जो लोग होंगे उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे संविधान बनाने के लिए एक प्रगति का मार्ग हमको प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। इसके साथ ही भारत का जो संविधान है वो बन के रेडी हुआ 2 साल 11 महीने 18 मंथ्स में 2 years 11 months and 18 days में फॉर्मुलेट हुआ हमारा संविधान पूरा। और इसमें अराउंड 64 लाख रुपीस हमारे इसके लिए लगे थे। इसके साथ में ये भी था कि जो भारतीय संविधान है वो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आता है, जिसमें हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही जो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करके हम लोगों ने बनाया था, जिससे कि हम लोगों का संविधान अच्छे से बन सके। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें हमारे हैं कुछ प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हमारा जो भारतीय संविधान है 1946 में जब बनना तैयार हुआ, तो उससे पहले बहुत सारे संविधान पहले से बन चुके थे जिनके बारे में हम लोगों को पता था। और हमारे संविधान निर्माताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो एक अच्छा संविधान इस तरह का बनाइए जो बहुत आगे तक चले, क्योंकि इससे पहले के कुछ देशों में ऐसा भी हुआ है कि संविधान तो बन गया है, लेकिन क्या हुआ है वो संविधान बहुत अच्छे से नहीं चला है, बहुत लंबे देर तक नहीं चला है, बार बार उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, या फिर आप कहें जो जनता है उसकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है संविधान, तो इसलिए चेंजेस भी किए गए। इसीलिए ये कहा गया कि भारत का जो संविधान होगा वो इस तरह से बनाया जाए कि वो आगे तक फ्यूचर में भी अगर परेशानी हो तो उसमें अमेंड हो सकता है, लेकिन वो चलता रहे, स्टेबिलिटी दिखाए। तो इसके लिए हमने बहुत सारे कंट्रीज से कुछ प्रोविजंस हमने बोरो किए। बोरो करने का मतलब है या फिर हम लोग अडॉप्ट किए, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हमारा संविधान में हर चीज़ लिखी हो, और हर चीज़ लिखने का मतलब था कि जिसमें भी कभी भी कुछ दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट संविधान खोल सकें, संविधान में पता हो आपको कि हाँ इसका सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने सब कुछ किया, और उसी की वजह से हमारा जो संविधान था, भारतीय संविधान, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और बहुत ज़्यादा इसी वजह से हम कहते हैं कि जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है या फिर लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे बड़ा या फिर आप कहें सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो हमारा कौन है? हमारा इंडिया, अपना भारत है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो हमने बाकी देशों से हूबहू तो नहीं अपनाया है, लेकिन हमने वहाँ से उस विचारधारा को, उस विचार को अपना के अपने हिसाब से अपने देश में उसको लागू किया है। सबसे पहले उसमें हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा लिया है, क्योंकि भले ही ब्रिटेन का अनरिटन है पर उसमें फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो हम लोगों के लिए ज़रूरी थी, या फिर आप कहें कि हमारे लिए एक आवश्यक चीज़ें बन गई थी। तो उसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें हमारा होता है कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आता है, जो सबसे पहले एक वोट की सीमा को छू लेता है, उस पार्टी को या फिर उस दल को, उस नेता को विजयी घोषित कर दिया जाता है।
उसकी जो प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट उसके बाद में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, मतलब कि जो संसदीय सरकार है, हमारी संसदीय सरकार का जो रूप है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने जो हमारे ब्रिटेन का संविधान है वहाँ से लिया है, जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो भारत का संविधान है, जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगी। मतलब हमारे यहाँ पे 2 हाउसेस रहेंगे, लोकसभा राज्यसभा रहेगा। और संसदीय सरकार का मतलब है कि अगर लोकसभा में किसी भी मेंबर के किसी भी अगर प्राइम मिनिस्टर के पास में या फिर जो दल जिसके पास बहुमत नहीं होगा, अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वो सरकार बनाने के लायक नहीं रहेंगे और वो सरकार की गिर जाएगी, वो सरकार तुरंत उस टाइम पे गिर जाएगी। फिर इसके बाद में तीसरा जो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वो है आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब है कि जो भी काम होगा वो सब कुछ किसके थ्रू होगा, विधि के अनुसार होगा, सर्वोच्च विधि के अनुसार होगा, जो क्या है, संविधान। संविधान की प्राथमिकता, सर्वोच्चता हमने कहाँ से ली है, वो ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसका मतलब है कि जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, ज़मीन का सर्वोच्च जो कानून है, उसके अनुसार काम चलेगा, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। फिर इसके बाद में है इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल। हमने जो लोकसभा राज्यसभा के जो स्पीकर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका जो पद है या फिर आपके उनका जो प्रोविज़न है वो हमने वहीं से लिया है। इसके अलावा है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। हम नियम कैसे बनाएंगे, किस तरह से लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएंगे या फिर प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए जाएंगे, वो प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसको अडॉप्ट किया है। ये चीज़ थी। इसके बाद में फिर सेकंड हम लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहाँ से हमने क्या लिया है, क्योंकि अमेरिका के जो संविधान है उसको कहा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना संविधान है, जिसमें ये बात कही गई कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो चार्टर है, वो वहाँ पे बना के दिया गया था और उसी से प्रेरित होकर भारत के अंदर मौलिक अधिकारों की सूची बनाई गई। हमने वो अमेरिका से बोरो किया है, या फिर आप कहें बोरो नहीं, हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। इसके बाद में दूसरी जो आपका पॉइंट है वो जुडिशियल रिव्यू के बारे में और इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। मतलब हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहेगी कार्यपालिका और विधायिका से, वो किसी के अंडर रह के या फिर किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, स्वतंत्र रूप से निर्णय लिए जाएंगे। दूसरी चीज़ जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि न्यायिक पुनरावलोकन फिर से किया जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यहाँ पर है कि यदि अगर कोई भी नियम इस तरह का बना दिया गया है जिसमें कोई कमी है जो लोगों के लिए नुकसानदायक है, सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है, या फिर हमारे भारतीय संविधान के लिए नुकसानदायक है, तो उस संविधान के तहत या फिर भारतीय संविधान के तहत न्यायालय उस विधि को, उस कानून को, उस नियम को कहीं न कहीं अवैध घोषित करवा सकती है। ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है जो हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से प्रेरित है हमारा। फिर इसके बाद में है तीसरा आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के पास चलते हैं, जो आपका आयरलैंड का संविधान है। वहाँ से हमने बहुत अच्छी चीज़ ली है जिसको हम DPSPs बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे नियम कानून सरकार को दिए गए, संविधान को ऐसे गाइडलाइंस दी गई हैं, या फिर ऐसे कुछ आप कह सकते हैं कि सरकार के पास ना कुछ ऐसे निर्देश दिए गए सरकार को कि आपको ये काम करना है। ऐसी कुछ नॉन बाइंडिंग है, ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को ऐसी जब पॉलिसीज़ बनाएंगे, कुछ ऐसे अपने काम करेंगे, डेवलपमेंटल वर्क करेंगे, तो उसमें ये पॉलिसीज़ को ध्यान में रखेंगे। इनको पॉलिसी बनाते वक्त इम्प्लीमेंट करने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी। ये हमने DPSPs आयरलैंड के संविधान से लिया है। फिर है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप जानते हो फ्रांसीसी क्रांति के नारा जो था वहाँ का बहुत अच्छा था, जिसको हम कहते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या फिर भ्रातृत्व। तो वो सब हमने कहाँ से लिया, वो हमने लिया हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। फिर लास्ट हमारा हम जिसको पढ़ सकते हैं वो कैनेडियाई या फिर आप कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें क्वासी फेडरल सिस्टम को हमने लिया है। क्वासी फेडरल सिस्टम का मतलब है कि अर्ध संघात्मक, जहाँ पे हमारी जो सरकार है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा थोड़ी पावरफुल है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक है हमारी राज्य सरकार। उसमें राज्य सरकार जो है उनके पास कुछ हद तक पावर कम है, कुछ शक्तियाँ कम हैं, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसका हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं
और स्टेट गवर्नमेंट में हेड हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास ज़्यादा पावर है, या फिर आप कहें ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो वो हमने कहाँ से लिया है, वो कैनेडियन गवर्नमेंट से लिया है। और इसी के साथ ये भी होता है, आप फेडरल सिस्टम का मतलब है कि शक्तियों का विभाजन हो रखा है, और शक्तियों का विभाजन हम लोगों ने लिस्ट सिस्टम के थ्रू कर रखा है। मतलब जो लिस्ट का सिस्टम है, मतलब आपकी एक संघ सूची होती है, यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है जिसको हम राज्य सूची कहते हैं, एक समवर्ती सूची है जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। संघ सूची में सारे जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो एक संघ सरकार बनाएगी, और स्टेट लिस्ट में हमारे सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर कौन बनाएंगे, दोनों बनाएंगे, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन अगर दोनों के बीच में नुकसान हो जाता है या फिर दोनों के बीच में गतिरोध आ जाता है तो वो किसकी बात चलेगी कॉन्करेंट लिस्ट में, वो केंद्र सरकार की बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। इसी को ही हम लोग कहते हैं कि द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स, अवशिष्ट शक्तियाँ। अब अगर तीनों ही लिस्ट में कोई ऐसा मैटर आ गया है जो पहले नहीं था, लेकिन इन तीनों लिस्ट में नाम नहीं लिखा गया है, तो उस मैटर की जो पावर होगी वो किसके पास होगी, वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यह हमने कहाँ से लिया है ये आइडिया हमने लिया कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। ये हमने अभी तक देखा कि हमने कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस थे, ऐसे प्रावधान थे जो हमने दूसरे देशों से प्रेरित होकर उन देशों को देखकर हम लोगों ने कहीं ना कहीं बोरो किया या फिर आप कहें अडॉप्ट किया, जिससे कि हमारे देश में भी समानता बनी रहे। इसके साथ ही इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।